नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार स्पेशल को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे और बिहार के जो मेंस के अकॉर्डिंग टॉपिक हो सकते हैं उस पर विस्तार से हम लोग चर्चा कर रहे थे। आपने 3-4 लेक्चर पहले देख ही लिया है। आज जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ टॉपिक देखिए क्या लिखा हुआ है, बिहार की जलवायु, है ना। तो जलवायु को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह की स्थिति है। इसी में हम मौसम की थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। लेकिन प्रश्न तो यह उठता है ना कि अगर जलवायु की बात जब हम करेंगे तो जलवायु का तात्पर्य क्या होता है ना। जैसे कि यहाँ पर भी आप देखेंगे जलवायु क्या है, किसी भी स्थान के वातावरण की दीर्घकालिक स्थिति जलवायु कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर चीजों को सही से पहले समझ लेते हैं। क्या शब्द लिखा हुआ है? वातावरण, है ना। अब वातावरण कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या क्या चीजें जलवायु के तहत आएगा। और यहाँ पर एक शब्द आपने देखा होगा, दीर्घकालिक स्थिति। तो 2-3 चीजें आ गया और फिर हम फाइंड आउट करेंगे जलवायु। ऐसे तोड़ करके पढ़ेंगे तो चीजों को आप आसानी से समझ पाएंगे। अच्छा, मैं आपको कहूं कि जलवायु के अलावा यहां पर जैसे कहा गया वातावरण की दीर्घकालिक स्थिति जलवायु कहलाई जाएगी। अब मैं आपसे पूछूं कि वातावरण की जो स्थिति है वह मौसम भी तो हो सकता है। तो मौसम क्या क्या होगा, है ना। जैसे जलवायु हो गया तो मौसम भी तो होगा। ये शब्द क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या अंतर है जलवायु और मौसम में, यह भी तो समझना है। तो देखिए मौसम कहने का तात्पर्य हो जाता है, जैसे हम लोग पूछते हैं, अब बिहार में जाते होंगे, अगर मान लीजिए आप मधुबनी के रहने वाले हैं तो लोग पूछते होंगे ना, आय के मौसम केहन छे हो, है ना। कहने का तात्पर्य है कि आज का मौसम कैसा है। और जलवायु में हम क्या करते हैं, थोड़ा दीर्घकालिक स्थिति को लेते हैं। मौसम हो गया अल्पकालिक, यानी कि आज का कैसा दिन है, बारिश होने वाली है, ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, या एक सप्ताह की स्थिति ले सकते हैं, एक महीना की स्थिति ले सकते हैं। तो अल्पकालिक स्थिति मौसम हो गया और दीर्घकालिक स्थिति जो है वह जलवायु हो जाएगा। अब दीर्घकालिक स्थिति में अवधि क्या रहने वाला है, जैसे मौसम में कहा दिन, सप्ताह, महीना, तो इसमें मिनिमम 1 साल तक, है ना। उसके बाद दशक भी चल सकता है। सूखा पड़ रहा है तो 1 साल तक सूखा हो गया। तो इस तरह की स्थिति जो होगा वह जलवायु की स्थिति में आ जाएगा। अच्छा, ये वातावरण की चीजें, तो क्या क्या फैक्टर वातावरण का हो जाएगा। जैसे कि हम टेम्परेचर की बात करेंगे, हम आर्द्रता को लेकर के चलते हैं, हम वायुमंडलीय दबाव को लेकर के चलते हैं, हवा की स्थिति पर बात करेंगे। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, यही सारे चीजें डिसाइड करता है मौसम को या फिर जलवायु को। इतना चीजें क्लियर हो गया, इससे आगे बढ़ा जाए। क्योंकि चर्चा ही हम जलवायु को लेकर के करने वाले हैं तो थोड़ा इसको डिकोड करना आवश्यक था। चलिए, अब यहाँ पर बिहार के जलवायु की स्थिति को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बातें हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज शब्द लिखा हुआ है, फिर से इसको गौर कीजिए। बिहार की जलवायु में भी अन्य राज्यों की तरह क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिलता है। ठहर जाना है ना, आराम से समझना है। अब अन्य राज्यों की तरह, तो जाहिर सी बात है, अगर जिस भी राज्य की जिस भी स्थिति को देखेंगे, जहां भी अगर अक्षांशीय विस्तार देखते हैं किसी भी राज्य का, तो वहां का अपना कुछ ना कुछ विशेष महत्व होगा जलवायु का। ठीक ऐसे ही बिहार को लेकर के देखेंगे तो इस पर भी कहा गया है कि क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिलेगा। अब क्षेत्रीय प्रभाव का क्या तात्पर्य होता है, क्यों यह शब्द यहां पर लिखा गया है। देखिए, क्षेत्रीय प्रभाव नहीं रहता तब जब हम यह कह सकते थे कि प्रभाव जो है वह बड़े अक्षांशीय क्षेत्र में देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर जो है बिहार को लेकर के जब हम चर्चा करेंगे तो कुछ वर्ग किलोमीटर को लेकर के बात करने वाले हैं, है ना। इसीलिए कहा गया कि क्षेत्रीय प्रभाव देखने को वहां पर आपको इसका मिलेगा। दूसरी बात, बिहार की जलवायु मानसूनी है, तो ये जो जलवायु है वह मानसूनी जलवायु उसे बताया गया है, यानी कि मानसून का जब महीना आएगा उसका प्रभाव इसके जलवायु पर देखने को मिलता है। मौसम जो है, या आप कह सकते हैं जलवायु, वह इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। और यहां पर देखिए, संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब यहां पर एक बात और समझना होगा, ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहने का क्या तात्पर्य हो गया। चीजों को थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। अगर इसको आप समझ पाएंगे तब बिहार की स्थिति जो है आप सही से समझ पाएंगे, नहीं तो आपको यहां पर समस्या आ सकता है। चलिए, वैसे आपने ज्योग्राफी तो पढ़ा होगा, तो मैं विस्तार से बहुत चीजें नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि आप ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, है ना, बेसिक आपका क्लियर है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो उस जिम्मेदारी को मैं मानते हुए आपको थोड़ा बहुत जो है चीजें बता देता हूं, ताकि आपको जो है चीजें समझने में आसानी हो जाए। चलिए, ये सब चीजें आपने पढ़ रहा होगा, अक्षांशीय विस्तार वगैरह, देशांतरीय विस्तार, तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा उसमें, मैं पहले भी बता चुका हूं। हम इतनी चीजें देख लेंगे कि आपको चीजें समझ में आ जाए, जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं वह आपके नजर तक पहुंच जाए।
ठीक है, ये 0 से 23.5 डिग्री तक का अक्षांशीय विस्तार है, 23.5 से 66.5 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है। हम किस चीज को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? हमने कहा कि बिहार की अगर स्थिति देखेंगे तो उपोष्ण कटिबंधीय, हमने कहा जलवायु। तो उपोष्ण कटिबंधीय क्या होगा, इसको देखिए, यह वाला जो पोर्शन पड़ता है, यह वाला पोर्शन, यह उपोष्ण कटिबंधीय हम इसे कह देंगे। ठीक है, यहीं पर बिहार कहीं हो जाएगा, बिहार जो है यहीं पर लोकेट होगा। ठीक है, अब ये चीजें आपको यहां पर थोड़ी सी विस्तार से समझना पड़ेगा ताकि चीजों को थोड़ा और आसान से आप समझ सके। और देखिए, अगर ये उपोष्ण कटिबंधीय है तो उसके नीचे जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है वह क्या हो जाएगा? तो वह उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा, है ना। ये उपोष्ण है, ये उष्ण कटिबंधीय हो गया। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। अब दो चीजें यहाँ पर आपने देख लिया कि इस रीजन पर अगर अक्षांशीय विस्तार होता है 0 से 23.5 डिग्री तक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय। और जैसे हम 23.5 से 66.5 तक चलते हैं तो ये अक्षांशीय विस्तार जो पूरा यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगा, यह आपको उपोष्ण कटिबंधीय देखने को मिलेगा। बिहार इसी रीजन में पड़ता है। अब यहाँ पर कटिबंधीय जो अक्षांशीय विस्तार है उसका क्या फर्क पड़ेगा जलवायु पर, यह जानना ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, जो भी एरिया यहां पर जो है उष्ण कटिबंधीय में आएगा तो जाहिर सी बात है, उष्ण शब्द पर ध्यान दीजिए, याद करने की आवश्यकता नहीं है। ज्योग्राफी जो है ना वह विज्ञान है, एक तरह से साइंस है, उसको सही से समझ लेंगे तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां पर गर्मी ज्यादा होगा, इस एरिया में 0 से 23.5 डिग्री तक गर्मी ज्यादा होगा। अब गर्मी ज्यादा होगा तो भैया जाहिर सी बात है ना कि टेम्परेचर ज्यादा होगा। अभी देखा था आपने कैसे 56 55 डिग्री टेम्परेचर तक चला गया था, ये मामला याद है। यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होगा। अच्छा चलो ये बताओ, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये बताओ वाष्पीकरण भी तो होगा, नदी तालाब झील झरना सूखेगा तो वाष्पीकरण होगा। तो यहाँ पर जो है बारिश की संभावना क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा तो वर्षा भी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा। ये एक दो विशेषता ध्यान में रख लेते हैं, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। मैंने पहले कहा मैं ज्योग्राफी यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ओवरऑल मैं एक चीजें बता रहा हूँ ताकि आप चीजों को आसानी आगे समझ पाए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, उपोष्ण कटिबंध है तो जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल ये सब पढ़ा आपने, तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं, अक्षांशीय विस्तार आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है? टेम्परेचर जो है वह गिरना शुरू हो जाता है। ये तो आपने पढ़ रखा होगा। तो यहां पर क्या होगा? ये उपोष्ण कटिबंधीय में जिस तरह से यहां टेम्परेचर अधिक था, यहां क्या होगा? टेम्परेचर कम होता जाएगा। और बताइए टेम्परेचर कम होगा तो लॉजिक लगाना है, जोड़ करके देखिए, याद नहीं करना है। तो वर्षा ज्यादा होगा या कम होगा? यहाँ टेम्परेचर ज्यादा था तो वर्षा ज्यादा था, यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है तो बताइए वर्षा का क्या स्थिति रहेगा? वह भी कम होता जाएगा। तो बिहार वाले स्थिति में हम यहां पर हैं। ठीक है, 23.5 से लेकर के 66.5 डिग्री अक्षांशीय विस्तार यही बताया गया है। इसीलिए इस एरिया को जो कहा गया है, ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, इसको कहा गया उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में बिहार पड़ता है। अब इस लाइन को पढ़ के देखिए तो, बिहार की जलवायु मानसूनी है जिसे संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। मामला समझ में आ गया? चीजें क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए, बिहार की जलवायु पर बंगाल की खाड़ी, फिर एक शब्द आया, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा का विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए यहां पर बिहार के लोकेशन को यहां पर समझना है। बिहार कहां? यहां पर अगर मैप आगे चल के बिहार का मैप होगा, मैं दिखा देता हूं। देखिए ये जो बिहार का मैप है, और अगर इसे इंडिया के मैप पर आप देखेंगे तो वो ज्यादा आपको आसानी समझ में आएगा। स्टेट वाइज देख लीजिए, बिहार यहाँ पर गया, ये बिहार पड़ा, और ये क्या है? वे ऑफ बंगाल है। ठीक है, अरब सागर के पास तो नहीं है ना, पश्चिमी घाट इधर पड़ता है, इधर पूर्वी घाट पड़ता, तो यहाँ का असर तो ज्यादा पड़ेगा ना। अब चलिए, ये इस मैप को याद रखना है। इस मैप को जब आप याद रखेंगे, अब आ जाते हैं इस मैप पर, तो देखिए यही बातें यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ था ना, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा का विशेष प्रभाव पड़ेगा। ये बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी शाखा है, ये टर्न लेकर किधर बढ़ रहा है? तो बिहार कहीं हमने कहीं यहां पर देखा, तो जाहिर सी बात है बंगाल की खाड़ी का जो मानसूनी शाखा होगा उसी का प्रभाव तो बिहार की जलवायु पर पड़ेगा। मामला समझ में आ रहा है? इसी से तय होगा कि बिहार का टेम्परेचर कितना होगा, इसी से तय होगा कि आर्द्रता कैसी होगी, इसी से तय होगा कि वायुमंडलीय दबाव कैसा रहेगा, इसी से तय होगा कि हवा की स्थिति कैसी रहेगी। क्योंकि ये सब प्रश्न बनते हैं
और अगर उस वक्त लॉजिक नहीं लगा पाएंगे तो आप प्रश्न गलत कर ले जाएंगे, मान के चलिए। इसलिए सही से बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा का विशेष प्रभाव रहता है। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। चलिए, बिहार की कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण यह उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है। कर्क रेखा आप जानते हैं ना, तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है ये, ठीक है। अब यही ये चीज जो मैंने बताया, तो कर्क रेखा के उत्तर वाले एरिया में पड़ गया, इसीलिए यह कारण बन जाएगा कि यहां पर जो है यह उपोष्ण कटिबंध में पड़ेगा। ये चीज हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में तापमान की स्थिति देखेंगे तो गर्मी यहां पर इस एरिया में पड़ने की संभावना जो है वह रहेगा, उष्ण कटिबंध से कम रहेगा, लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि ज्यादा गर्मी फिर भी देखा जाएगा। और यह जो गर्मी के मौसम में तापमान देखेंगे वह तकरीबन जो है 45 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। इस बार जो गर्मी रहा है आप जानते हैं कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार के भी कई डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है कि गर्मी जो है वह 55 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। किन डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है इतना जो टेम्परेचर होगा, ये मैक्सिमम टेम्परेचर बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में देखा जाएगा, किस भाग में देखा जाएगा, आप कमेंट करके बताइए। मैं एक हिंट दे देता हूं कि ये जो छोटा नागपुर के पठार वाला हिस्सा पड़ता है बिहार का दक्षिणी, वहां पर देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा। मैंने पहले भी पढ़ा है, लॉजिक से आप मुझे पता करके बताइए, अंत में मैं तो बता ही दूंगा। और यहां पर देखिए औसत वार्षिक वर्षा कितना होने वाला है, 112 सेंटीमीटर। तो देखिए ये एवरेज की बात किया गया है। अब आप मुझे बताइए कि यह वर्षा का अच्छा कंडीशन है या बुरा कंडीशन है ना। तो ये चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि अगर बिहार में औसत वार्षिक वर्षा जो है, ध्यान देना है ये वार्षिक वर्षा बताया गया 112 सेंटीमीटर है, क्या इसका प्रभाव है, क्या इसका मतलब है। बाद में मैं ऐसे बता दूंगा लास्ट में कि यह बिहार के लिए अच्छा है या बुरा है। ये मामला समझ में आ गया। बिहार की जलवायु को उष्ण आर्द्र मानसूनी भी कहा जाता है। उष्ण आर्द्र मानसूनी को लेकर के थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए बिहार के पूर्वी भाग में देखेंगे तो आर्द्र जलवायु देखने को मिलेगा। यहां पर मैप पे जाइएगा तो पूर्वी भाग कौन सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यहां हो गया कि ये अगर उत्तर से इधर ये देखेंगे तो लगभग आपको दो भाग में बिहार को बांटा गंगा नदी ने, ये गंगा रिवर है। और यहां पर अगर आप देखेंगे ये हिस्सा अगर आप मान देते हैं तो यह नॉर्थ हो जाएगा, यह साउथ हो जाएगा, यह ईस्ट हो गया और यह क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ये गंगा रिवर है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये देखिए कि यह हिस्सा कौन सा हो गया, पूर्वी वाला हिस्सा है ना, यानी कि बंगाल से टच करता हुआ। यह कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, किशनगंज हो गया यहां पर। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा यहां पर, पश्चिमी चंपारण, तो वेस्ट चंपारण हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहां पे ये कैमूर वाला हिस्सा होगा और ये वाला जो हिस्सा है वह गया वाला पड़ जाएगा। ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट का विशेष महत्व है बिहार को लेकर के, ये मैप ध्यान रखना है। अब जो मैं बता रहा हूं उससे चीजें कंफर्म करते चलना है। देखिए यहां क्या कहा मैंने, बिहार के पूर्वी भाग में क्या है, पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु। तो अब यहां से ठहर के जरा हम बात करेंगे। यहां पर फोटोग्राफ्स भी लगा हुआ है, जरा देखिए। तो पूर्वी भाग जो है वहां आर्द्र जलवायु, और देखिए यहां पर पानी से भरा हुआ है, लग रहा है कि जैसे बाढ़ आ गया है। और यहां पर देखिए पश्चिमी भाग में क्या है, अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है। तो यहां देखिए कि थोड़ा सा आपको दिखेगा कि तालाब तो है भैया, लेकिन बालू भी है और थोड़ा सूखा सा माहौल है। मामला समझ में आ रहा है। तो इसके मुकाबले पानी की मात्रा यहां कम रहेगा। दूर जरा इस फोटोग्राफ पे नजर दौड़ाइए, यहां पर आपको दिख रहा है ना छोटा मोटा पहाड़ी पठारी भाग दिख रहा होगा, है ना। और यहां क्या दिख रहा है, मैदानी भाग ज्यादा दिख रहा है। ये मामला समझ में आ रहा है। चलिए इन तस्वीरों के माध्यम से चीजों को आप समझ सकते हैं। तो यहां पर एक चीजें दिखा आपने, पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु कहने का मतलब यहां पर यह हो गया कि वर्षा को ले लेते हैं तो यहां पर जो है वर्षा की मात्रा अधिक आपको देखने को मिलेगा। मैंने कहा कि बिहार में वार्षिक जो वर्षा होता है एवरेज 112 सेंटीमीटर तक, है ना, ये हमने चर्चा किया। लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यही चीजें जो है तकरीबन 150 डिग्री सेंटीमीटर तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहां वर्षा की मात्रा ठीक ठाक हो जाएगा। और मानसून के मौसम में फिर और ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने पहले ही क्या, बिहार की जलवायु कैसे है, मानसूनी जलवायु हम कहते हैं उसे। पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क, तो पश्चिमी भाग में क्या होगा, वर्षा की मात्रा इसके मुकाबले यहां पर जो है वह कम होता जाएगा। ये मामला समझ में आ गया। चलिए इसको मैप पर जरा समझ लेते हैं, वो और आसान होगा आपके लिए। इधर मैप बनाया था तो इस हिस्सा पर ध्यान दीजिए। ये जो हिस्सा पर गया, यहां पर आपको किशनगंज वाला हिस्सा हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, अररिया हो गया, सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा हो जाएगा, बताइए ये हिस्सा जो है वह यह होगा कि नहीं,
ये वाला हिस्सा जो है आर्द्र जलवायु में आएगा कि नहीं आएगा। तो आर्द्र जलवायु में ये हिस्सा आया तो यहाँ पर वर्षा अधिक होगी कि नहीं होगी, जाहिर सी बात है वर्षा अधिक होगी। 150 डिग्री सेंटीमीटर के आसपास होगी कि नहीं वर्षा होगी, उससे ज्यादा भी हो सकता है, हो सकता है। तो क्या होगा, मानसून में और ज्यादा वर्षा हो सकता है, हो सकता है। तो क्या आएगा, यहाँ पर बाढ़ की समस्या हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर बाढ़ की समस्या हो जाएगी। इसीलिए इन क्षेत्रों पे आपको बाढ़ की समस्या देखने को मिलता है। और तकरीबन ये चीजें जो है आपको पूरी तरह से देखने को मिलेगा उत्तर वाला जो हिस्सा पड़ता है बिहार का, उत्तर पूर्वी पे ज्यादा। तो बताइए यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है, कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। मामला समझ में आ रहा है कैसे ज्योग्राफी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, देख रहे हैं, लॉजिक है इसके पीछे। चलिए एक चीज और देख लेते हैं। यहां पर आपने एक चीज क्या देखा, कहां गया वो मैप, ये वाला हिस्सा आपने देखा, पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु। तो क्या बताइए, पश्चिमी भाग जो है उधर सूखा पड़ जाएगा, नहीं सूखा नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके मुकाबले पानी यहां कम देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो पूरा उत्तर वाला हिस्सा है, यहां इस तरह की स्थिति बहुत देखने को आपको नहीं मिलेगा। उत्तर वाले स्थिति में चूंकि हिमालय से मिलता है, शिवालिक है, हम आगे चर्चा करेंगे, तो वहां आपको मानसून के समय में पानी ठीक ठाक देखने को मिलेगा। और इधर नदी भी तो है, इधर सारा गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, तो इस सब के वजह से यहाँ पर पानी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर लेकिन वर्षा की मात्रा उसके तुलना में कम होता जाएगा। ये चीजें तो समझ में आ गया, आगे बढ़ जाया जाए। चलिए अब देखिए, क्षेत्रीय विषमता के आधार पे, शब्द पर ध्यान दीजिए, है ना, क्षेत्रीय समानता नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की विषमता है। अगर यहां पर देखेंगे तो उत्तर की स्थिति कुछ और है, दक्षिण की स्थिति कुछ और है, पूरब और पश्चिम में अलग अलग जलवायु देखने को मिलेगा, इसीलिए कहा गया क्षेत्रीय विषमता, है ना। तो क्षेत्रीय विषमता के आधार पर बिहार की जलवायु जो है, इसके जलवायु प्रदेश को मुख्य 4 भागों में फिर हम बांट सकते हैं। अब देखिए 4 भाग क्या क्या है, उत्तर पश्चिमी गिरिया प्रदेश। अब 4 भाग ऐसे ले लेते हैं ना, यहाँ नॉर्थ लिखिए, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। मामला समझ में आ गया, 4 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए उत्तर पश्चिमी गिरिया प्रदेश, तो उत्तर ये हो गया, पश्चिमी हो गया, तो इस वाले हिस्से की बात की गई ना, ऐसे समझना है मैं आपको। तो यहां पर ये उत्तर पश्चिमी गिरिया प्रदेश हो गया, तो इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जैसे कि वेस्ट चंपारण आएगा, ईस्ट चंपारण आएगा, क्या शिवहर भी आएगा, क्या सीतामढ़ी भी आएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए ये सब एरिया। क्या मुजफ्फरपुर का भी कुछ हिस्सा आएगा, वैशाली का कुछ हिस्सा आएगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं 2-3 डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दिया हूं। अब यहां पर देखें उत्तर पूर्वी प्रदेश को लेकर के देखेंगे, तो उत्तर ये हो गया, पूरब ये हुआ, उत्तर पूर्वी प्रदेश ये हो गया ना, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, किशनगंज आ गया, पूर्णिया आ गया। तो बताइए क्या दरभंगा भी आएगा वहां, क्या मधुबनी भी इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे। रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी क्षेत्र देखेंगे, तो ये वाला हिस्सा आपको बताया गया है रोहतास को लेकर के, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट तो उसमें आ ही जाएगा, है ना। उसके बाद कैमूर का भी वहां जाएगा, तो बताइए क्या औरंगाबाद और गया भी आएगा, यहाँ का नीचे का हालत बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके। कुछ मैं बता रहा हूं, कुछ आप कमेंट में लिखिए, तब तो देखें। और मध्यवर्ती प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो मध्यवर्ती प्रदेश, ये जो येलो वाला चीज आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगा। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पड़ सकता है मध्यवर्ती प्रदेश में, वह आप मुझे लिख करके बताइए। और ये बताइए कि पटना किस में आएगा, पटना क्या रोहतास का निम्न पठारी प्रदेश में आप लेंगे, या मध्यवर्ती प्रदेश में लेंगे, या उत्तर पूर्वी प्रदेश में लेंगे, ठीक है, तो यह मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। इतना मामला समझ में आ गया कि यहाँ पर क्षेत्रीय विषमता के आधार पर जलवायु प्रदेश को 4 भागों में बांट कर दिया है, मैं आपसे हम समझ भी गए। अब देखिए बिहार का जलवायु का जो वर्गीकरण है ना, इसको विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से डिफाइंड किया है, लेकिन मुख्य रूप से 3 जो ज्योग्राफी के विद्वान माने जाते हैं उनका नाम देखेंगे तो कोपेन हो गए, थॉर्नवेट हो गए और तिवार्थिया हो गए। ये सब आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे होंगे, एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, तब आपने इन सब चीजों का विस्तार से अध्ययन किया होगा। यहां मैं थोड़े से आपको बताते चलूंगा ताकि एक बार जो है आपका आंखों के सामने से गुजरे। देखिए लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, वह कोपेन का हो जाता है। अब कोपेन साहब जो है सिर्फ बिहार का ही नहीं, मतलब पूरे भारत को लेकर के भी बताए हैं चीजें, जलवायु को लेकर के वर्गीकरण किया है। बिहार के अलावा बाकी राज्यों का भी इन्होंने किया है, तो हमें फिलहाल बिहार से मतलब है, हम लोग बिहार वाले हैं, बिहार की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें बिहार से मतलब। चलिए तो इन्होंने क्या कहा है, फिर से इसको यहीं पर हम करते चलते हैं, इससे क्या होता है हमारे लिए समझना आसान हो जाता है।
तो कोपेन साहब ने क्या कहा, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, ये सब छोड़ दीजिए, जिनको डिटेल से पढ़ना होगा ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, संस्कृत या इसके टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। मैं मान के चलता हूं कि आप लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी वगैरह आपकी पूरी हो चुकी है, वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोपेन साहब ने क्या कहा कि देखो भैया, हम जो है जलवायु का वर्गीकरण करेंगे दो हिस्से में करेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम एक कहेंगे कि उत्तरी बिहार वाला हिस्सा है और दूसरा मैं कहूंगा दक्षिणी बिहार वाला हिस्सा है। कुल मिलाकर के वही काम ये कर रहे हैं कोपेन साहब जो कि गंगा नदी कहीं न कहीं करते हुए नजर आती है। गंगा नदी जो है बक्सर के पास से एंट्री करती है और बिहार को लगभग देखेंगे दो भाग में बांट देती है। एक उत्तरी वाला हिस्सा सेपरेट कर दिया, जिधर ये सब देख सकते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण हो गया, शिवहर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी हो गया, यहाँ पर सुपौल हो गया, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये सारा जो हो गया एक उत्तर वाला हिस्सा में बांट दिया, ठीक है। और दक्षिण वाला इन्होंने कहा हम दक्षिण बिहार का एक बांटेंगे, जिसमें से हम गया ले लेंगे, नवादा लेंगे, पटना लेंगे, पटना उसी में पड़ जाएगा फिर यहाँ पर, फिर हम रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, ये सब हम दक्षिण वाले हिस्से में बांट देंगे। तो इन्होंने इस तरह से ये चीजें कह दिया। तो महत्वपूर्ण इनका है कोपेन का, ये आपको ध्यान में रखना है। थॉर्नबेट का है बिहार का अधिकांश, और ये जो है इन्होंने कहा CWG और दक्षिण बिहार का AW कहा। ये सब आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, चूंकि मैं अभी डिटेल्स में जाऊंगा तो आधा घंटा इसी लेक्चर पे लग जाएगा, इसीलिए मैं मान के चल रहा हूं कि आप एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं, तो आगे निकल रहा हूं। थॉर्नबेट बिहार का अधिकांशतः भाग जो इन्होंने कहा CA-, ये यहां ऐसे लिख लीजिए CA-W, और उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र जो पड़ता है इसे इन्होंने कहा CB-W, और तिवारथा का कहा उत्तर बिहार को इन्होंने CAW में बांटा और दक्षिणी बिहार को इन्होंने AW में बांट दिया। देखिए AW वगैरह लिखा हुआ है ना, CWA, AW, यहाँ पर CWA वेस्ट चंपारण वाला, तो ये सारा चीजें आपने देखा होगा। तो इस तरह से तीन अलग अलग विद्वानों ने जो कि ज्योग्राफी के जानकार थे, जिन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया बिहार का, अपने अपने हिसाब से इन्होंने वर्गीकरण किया है। कोपेन का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उन्होंने उत्तर बिहार यानी कि CWG और दक्षिण बिहार AW को लेकर के वर्गीकरण किया है जलवायु का। यह मामला क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए बिहार की ऋतुओं की बात करते हैं। मौसम, मौसम मैंने क्या कहा, अल्पकालिक प्रभाव देखने को मिलेगा। अल्पकालिक प्रभाव पे मैंने पहले भी कहा क्या चीज, तो दिन, सप्ताह, महीना तक जा सकता है। चलिए जलवायु की प्रकृति के आधार पर बिहार की ऋतुओं को मुख्यतः तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, लगभग वही है जो कि भारत का है। हम सब जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु आया तो देखेंगे मार्च के, वसंत खत्म हो जाता है तो मार्च के बाद जो है आपको ये मध्य जून तक देखने को मिल सकता है, पूरा जून भी देखने को मिल सकता है। वर्षा ऋतु जो है उसके बाद शुरू होता है, जून जुलाई का महीना, ये अक्टूबर तक चला जाता है। अभी हम लोग अगस्त में हैं, अब देख रहे हैं मानसून उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ बारिश तो हो ही रही है, बिहार में भी बारिश हुआ है, दिल्ली में भी बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर के ये चीजें जो है यहाँ तक पहुंचा। शीत ऋतु की जब हम चर्चा करते हैं तो यह नवंबर से फरवरी तक मुख्यतः चलता है, अक्टूबर से ही कभी कभी इसकी शुरुआत हो जाती है, मध्य अक्टूबर से, ठीक है। तो यहीं पर जो है पूस की रात आपने पढ़ा होगा, मुंशी प्रेमचंद का एक जो कहानी है पूस की रात, वो यहीं पर जाता है। जनवरी के महीने को पूस का महीना कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने क्लियर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रीष्म ऋतु के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं, समर सीजन के विषय में। ये देखिए मुख्य बातें जो था मौसम, जलवायु, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करते चलते हैं। बिहार में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ कैसे होता है, सूर्य के उत्तरायण होने के साथ होता है और इसका प्रभाव जो है मध्य जून तक या जून तक पूरा रह सकता है। अप्रैल और मई माह में तेज धूप के कारण दिन का तापमान काफी बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है गर्मी का मौसम रहेगा तो टेम्परेचर है वहां बढ़ेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में बारिश भी आपको देखने को मिल सकता है। इस ऋतु में तापमान के निरंतर बढ़ने और वायु दाब के कम होने की प्रक्रिया चलती रहती है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वायु दाब की स्थिति क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ये सब आपने पढ़ा है। तेज गर्मी होगा, लोगों को पसीना आएगा, है ना, उमस होगा। सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण प्रायद्वीपीय भारत में निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है। सूर्य क्या है, उत्तरायण हो रहा है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति को देखिए। प्रायद्वीपीय भारत कहने का क्या तात्पर्य हो गया, ये जो हिस्सा हो गया भारत का, ये हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, खास करके दक्षिण भारत के कुछ राज्य को लेकर के चर्चा करेंगे, आंध्र प्रदेश को लेकर के चर्चा करेंगे, तेलंगाना को लेकर के चर्चा करेंगे,
उड़ीसा की बात कीजिए, या फिर आप कर्नाटक की बात कीजिए, आप केरल की बात कीजिए, गोवा की बात कीजिए, महाराष्ट्र को देखिए, तमिलनाडु को देखिए, ये सब जो है यह प्रायद्वीपीय भारत के हिस्सा हो जाएंगे। तो यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण जो होगा, सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण होगा तो प्रायद्वीपीय भारत में क्या होगा, ये यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहाँ निर्माण होगा और इसका विस्तार जो है उत्तर में बिहार के मैदानी क्षेत्र तक फिर पाया जाएगा। बिहार का जो ये वाला हिस्सा है यहाँ तक फिर पाया जाएगा। चलिए, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, मार्च, अप्रैल तथा मई के महीने में तेज गति से धूल भरी हवाएं चलने लग जाएगी। ठीक है, और जो औसत गति देखेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकता है। मई जून महीने में नार्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान, जिसे बिहार में काल वैशाखी भी कहा जाता है, ये पूछा जाता है तो अलग से इसे नोट कीजिए। काल वैशाखी की स्थिति में नॉर्वेस्ट या चक्रवातीय तूफान भी यहाँ आते हैं और इसकी उत्पत्ति कहाँ होगा, बंगाल की खाड़ी से होगा। यहाँ से देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है ना, तो इसकी उत्पत्ति जो है इस काल वैशाखी को लेकर के बार बार प्रश्न में संभव है ये ना पूछ करके ये पूछ दे आपसे, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। बिहार में यहां से चीजें आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सर्वाधिक प्रभाव जो होगा बिहार के पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। 4 भाग में बांटिए बिहार के पूर्वी भाग। तो पूर्वी भाग क्यों बिहार में, क्योंकि पश्चिम बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी यहीं पड़ता है ना, तो यहीं से तो मैं कह रहा हूं कि बंगाल की खाड़ी का प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, देखिए बंगाल की खाड़ी का मैं पहले बता चुका हूं। तो ये चक्रवातीय तूफान जो है यहां से उठ करके बिहार की तरफ चला है। तो अब यहां से उठ करके चला है तो ये पूर्वी भागों में ही तो जाएगा, क्योंकि पूर्वी भाग तो बिहार का ये पड़ता है। तो ये वाला हिस्सा जो बिहार का कुछ पड़ जाएगा, जिसको मैं यहाँ जूम करके दिखाता हूं, तो किशनगंज में देखेंगे, पूर्णिया में देखेंगे, यहाँ पर अररिया में, कटिहार में देखने को मिलेगा कि इसका प्रभाव ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो बताइए इससे क्या होगा, इससे जो है वर्षा हो जाएगी, है ना, वर्षा होगी, वर्षा की मात्रा बढ़ेगा। तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होगा, लोगों को गर्मी से राहत मिल जाएगा। ये मामला किस किस के वजह से हो रहा है, बंगाल की खाड़ी के वजह से। ये चीजें समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस ऋतु में बिहार के मैदानी भागों में गर्म हवा की लहर चलती है। बिहार की जो मैदानी भागे पर जाता है ये सब, यहाँ गर्म हवा चलेगा जिसे लू कहा जाता है। गति कितना होगा, 8 से 16 किलोमीटर पर आवर तक ये हो सकता है। ठीक है, जिसे लू लगना कहते हैं ना, लू चलने लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर गया जिले में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। औसत तापमान कहां तक पहुंच गया, 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आपको यह भी मैंने बताया है कि गया जिले में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। जाहिर सी बात है कि गया जिले में वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। चीजें समझ में आ रहा है। गया में एक फल्गु नदी है और फल्गु नदी देखेंगे तो वर्ष भर सूखी रहती है, मानसून को छोड़ दें अगर तो। औसत तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड इस बार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 50-52 के आसपास भी चला गया था। मामला समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे सर्वाधिक तापमान, कम तापमान वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ जाएगा, फिर ये भी बताइए, मैं लिख देता हूँ, किशनगंज। बताइए किशनगंज में सबसे कम क्यों यहाँ पर टेम्परेचर होगा, ये चीजें आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। चलिए अब वर्षा ऋतु पर आ जाए। गर्मी ऋतु खत्म कर दिया हम लोगों ने, एक चीजें देख ली। अब देखते हैं रेनी सीजन को लेकर के। देखिए यहां पर रेनी सीजन की जब बात करेंगे तो शब्द पे ध्यान दीजिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ ही बिहार में भी वर्षा ऋतु का आगमन होता है। अवधि भी बता दिया कि जून मध्य से लगभग अक्टूबर मध्य तक, जो कि आप पैन इंडिया को लेकर के भी देखते हैं, भारत में भी लगभग यही स्थिति रहता है। अब देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर के कहा तो यह हिस्सा अगर देखेंगे यहां पर, तो यही तो है दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में आपको यहां से चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, बिहार में भी वर्षा ऋतु का आगमन उसी के साथ यहां पर भी शुरू होता है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी। अब देखिए यहां पर जो मैंने बताया दक्षिण पश्चिम मानसून, तो इसकी शाखा बट जाएगा। शाखा बटेगा तो यहां पर देखिए एक तो हो गया ये अरब सागर से जो चला, तो ये दक्षिण पश्चिम, और शाखा यही बट करके तो ये बंगाल की खाड़ी से फिर यहां टर्म लेगा और बिहार यहां पर पड़ता है। ठीक है, ये शाखा में बंगाल की खाड़ी वाला शाखा में प्रवेश कर जाएगा। जलवाष्प से भरे होने के कारण यहाँ मानसून प्रकोष्ठ की स्थिति फिर उत्पन्न होगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो जलवाष्प की मात्रा लेकर के ये आगे बढ़ता जाएगा। इसके कारण क्या होगा, तीव्र वर्षा हो सकती है इस एरिया में, बहुत ज्यादा गर्जन होगा, आकाश में बिजली आएंगे, यहाँ पर बारिश भी होगा। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पर वर्षा की मात्रा ज्यादा होगा, तो बाढ़ होने की संभावना होगा मानसून वाले सीजन में। ठीक है, वर्षा ऋतु में। तो ये चीजें यहाँ पर बिहार के उत्तर में इसीलिए देखा जाता है। बिहार के मैदानी भागों में अगर औसत तापमान देखेंगे तो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि मैंने बताया था कि अगर आप
पठारी वाले भाग में देखेंगे, जैसे मैंने गया का बताया था, तो वह तकरीबन 44 डिग्री तक जाएगा, मैदानी में 34 डिग्री तापमान तक जाएगा। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इससे ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। मैदानी भाग में भी ये फिक्स नहीं है, इससे ज्यादा टेम्परेचर भी देखने को मिल सकता है ये जुलाई माह में। और सितंबर अक्टूबर में देखेंगे तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा। अभी मेरा लेक्चर अगर आप देखेंगे, मैं अगस्त के महीने में आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको कंडीशन लगभग जो है यही देखने को मिलेगा। 30 से 32 हो सकता है, जिस दिन तेज धूप होगा तो 34 से 35 के आसपास, 36 के आसपास जाएगा। फिलहाल आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में बिहार में मोबाइल में जाकर के देखिए, और कितना डिग्री टेम्परेचर अभी जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, कितना डिग्री टेम्परेचर आपके मोबाइल में दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए। किस लोकेशन पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में, यह भी बताइएगा। इस मौसम की प्रमुख विशेषता क्या होगा? नमी युक्त उष्णता होगी, यानी कि ह्यूमिडिटी की बात होगी, है ना। बिहार में कहते हैं आय बड़ उमस छे, है ना, बहुत उमस बानी, तो बहुत उमस होगा, नमी होगा, उसमें युक्त उष्णता भी गर्मी देखा जाएगा। तो बड़ा चिपचिपा सा एकदम रहता है, शरीर चिपचिप करने लग जाता है, तो उस तरह का मौसम हो जाएगा। बिहार में होने वाली वर्षा का लगभग 85% भाग जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ये फैक्ट पूछा जाता है, इसको अलग से नोट कर लीजिए। 85% तक ये दक्षिण पश्चिम मानसून होगा, ठीक है। इसी का शाखा आगे चल के बंगाल की खाड़ी वाला बढ़ता है, पहले बताया हूं। शेष 15% वर्षा जो है शीत ऋतु में हो जाता है, जो कि किसके वजह से? उत्तर पूर्व मानसून की वजह से होता है। इतना चीजें क्लियर हो गया। चलिए, बिहार राज्य के पूर्वी भाग में वर्षा पश्चिमी भाग से अधिक होती है, पहले मैं बता चुका हूं। पूर्वी भाग, फिर से मैप पर जाने की जरूरत है, जो किशनगंज वाला एरिया है, पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी से सटा रहेगा ना, पश्चिम बंगाल के करीब है। जो किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, उस वाले हिस्से में ज्यादा वर्षा होगा पश्चिमी भाग से, जो कि चंपारण वाला हिस्सा हो गया, है ना, गोपालगंज वाला हिस्सा हो गया, जो कि मुजफ्फरपुर वाला हिस्सा हो गया। मुजफ्फरपुर तो फिर भी मध्य में पड़ गया, लेकिन पूरी तरह से अगर आप देखेंगे, सारण सिवान की स्थिति देखेंगे, पश्चिम चंपारण की स्थिति देखेंगे, बक्सर की स्थिति देखेंगे, तो उसके मुकाबले आपको पूर्वी वाले भाग में ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगा, ठीक है। और पश्चिमी भाग में कम वर्षा की मात्रा होगा। तो हमने 2 ऋतु को देख लिया बिहार की, एक तो ग्रीष्म ऋतु देख लिया हमने, और हमने दूसरा कौन सा देख लिया? रेनी सीजन, वर्षा ऋतु देख लिया। अब हम कौन सा देखेंगे? विंटर सीजन पर बात करेंगे, शीत ऋतु को चर्चा करेंगे। बिहार में शीत ऋतु जो है लगभग वही समय जो कि भारत में, कब से? तो अक्टूबर के आधे से या नवंबर से, तो कम से कम गर्मी का मौसम का प्रभाव कम हो जाता है, ठंड आ जाता है। तो नवंबर से फरवरी माह तक, उसके बाद आप जानते हैं कि वसंत ऋतु आता है। बिहार में शीत ऋतु में तापमान देखेंगे तो नवंबर माह में तकरीबन वही 19 डिग्री से लेकर के 22 साढ़े 22 डिग्री तक देखने को मिलेगा। जनवरी में ये 7.5 डिग्री से लेकर 10.5 डिग्री सेल्सियस के बीच मिलेगा। जनवरी सबसे ठंडा होता है, यहीं पर पूस का महीना इसी को कहते हैं, जो मैंने मुंशी प्रेमचंद का कहानी आपको बताया, पूस की रात। पूस की रात के विषय में क्या जानते हैं? आपने वो कहानी पढ़ा है कि नहीं? कहानी 1-2 लाइन में मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइए। शीत ऋतु की प्रमुख विशेषता क्या होगा? जाहिर सी बात है, आकाश स्वच्छ हो जाएगा, है ना, मंद पछुआ पवन यहां से चलेगा, मस्त एकदम पछुआ पवन बढ़ता चलेगा, लेकिन स्लो होगा, ये ध्यान रखना है। सूर्य की किरणें मृदुल होगा, आकाश साफ होगा तो सूर्य की किरणें पहुंचेगी। ओस से परिपूर्ण सुबह के साथ शांत रात्रि होगा, ओस गिरेगा वहां पर। ये सब चीजें आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवातीय तूफानों द्वारा राज्य में झंझावातीय वर्षा भी होगा। कहां देखिए, दिसंबर और जनवरी के महीने में चक्रवातीय तूफान की वजह से, और इस झंझावात वर्षा के वजह से रबी की फसल जो है वह बेहतर हो जाएगा। अब रबी की फसल क्या क्या होता है ना, खरीफ फसल आप जानते हो, रबी फसल। तो चलिए 1-2 फसल का नाम तो मैं लिख देता हूं, बाकी आप बताइए। बिहार में जैसे गेहूं और मक्का होता है। आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं या आप बिहार के ही रहने वाले हैं, तो आप और कौन कौन से रबी फसल का नाम जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए, ठीक है। बिहार की कुल वर्षा में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मात्र देखेंगे तो तकरीबन 5% के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जनवरी माह में सर्वाधिक ठंड रहता है, पूछ बताया मैंने। राज्य के मैदानी भागों का अधिकतम तापमान देखेंगे तो तकरीबन 15 से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको देखने को मिलेगा। इस महीने में शिवालिक के पर्वत पाद क्षेत्र में पाला गिरता है। अब ये देखिए, ये शिवालिक वाला चर्चा मैंने किया था। हिमालय का सबसे निचला भाग अगर आप कहेंगे, वहां से आप तराई भाग फिर शुरू होगा, फिर यहां से नेपाल, फिर बिहार, मतलब मैदानी क्षेत्र, फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो शिवालिक वाला भाग को लेकर के कहा गया है, जो आप कह सकते हैं हिमालय का किस तरह का ये बंटवारा है, वर्गीकरण है, तो अक्षांशीय आधार पर जो वर्गीकरण की बात करते हैं उसमें हमने शिवालिक के विषय में पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में, एनसीईआरटी में। इससे फसलों, विशेष रूप से आलू की फसल को हानि पहुंचने लगती है, क्योंकि पाला गिरने से फसल को नुकसान होता है। चलिए,
शीत ऋतु में बिहार के कुछ प्रमुख जिलों का तापमान देख लेते हैं। शीत ऋतु की बात कर रहे हैं। पटना में देखेंगे तो 6 डिग्री तक मामला आ जाता है, पूर्णिया में 5.8 डिग्री सेल्सियस तक, गया में 4.4 डिग्री सेल्सियस तक। 14 जनवरी अर्थात मकर संक्रांति है ना, बिहार में क्या कहते हैं, तिला संक्रांति है ना, तिल संक्रांति, तिला संक्रांति का पावन छे बोलते हैं ना, यानी कि 14 जनवरी को लेकर के कहते हैं। दही चूड़ा, दही चूड़ा का भोजन होता है, लालू जी जो है दही चूड़ा का भोज दिया करते हैं, और मिथिला वाला क्षेत्र जो है वहाँ दही चूड़ा सवेरे से आदमी शुरू कर देते हैं, आज दही चूड़ा का भोज है, तो वह दही चूड़ा वाला बात क्षेत्र। तो मकर संक्रांति का जो हो गया वह 14 जनवरी अर्थात मकर संक्रांति के बाद शीत ऋतु का फिर अवसान होने लग जाता है, यानी कि शीत ऋतु खत्म होने यहाँ से लग जाती है, वसंत का आगमन होगा यहाँ से। ठीक है, तो फिर पतंग वगैरह उड़ाते हैं लोग, तापमान में वृद्धि होने लगती है और वसंत ऋतु का आगमन होता है। वसंत ऋतु आप जानते हैं युवाओं को सबसे ज्यादा पसंद आने वाला ऋतु होता है, प्रेम का ऋतु होता है। बिहार में वर्षा के वितरण संबंधी प्रमुख तथ्य जरा एक बार समझ लेते हैं। बिहार में अगर औसत वार्षिक वर्षा देखेंगे तो मात्र 112 सेंटीमीटर होता है। मैंने शुरुआत में बताया था कि अच्छा होता है कि बुरा होता है, आपसे पूछा था कि बिहार में अगर वार्षिक वर्षा का आप मुझे स्थिति बताइए। हालांकि जो आर्द्र वाला क्षेत्र मैंने बताया था वहां 150 डिग्री सेंटीमीटर तक चला जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, औसत वार्षिक वर्षा और बिहार, संपूर्ण बिहार को लेकर के चर्चा किया गया है ना, और वार्षिक स्तर पर लिया गया है। तो 112 जो है बहुत अच्छा आप इसे नहीं कहेंगे, बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहां से अगर 150 से 250 या कम से कम 200 सेंटीमीटर तक जाता तो हम इसे बेहतर मान सकते थे। राज्य में वर्षा के वितरण में काफी असमानता पाई जाती है, जाहिर सी पाया ही जाएगा, क्योंकि एक तरफ जहां बंगाल की खाड़ी का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा है ना, क्योंकि एक ही जगह पूरब वाला भाग पे, दक्षिण वाला हिस्सा जो है वह आपको पठारी एरिया पर जाएगा देखने को। तो इन सब वजह से क्या होगा कि प्रभाव जो है ज्यादा असमानता वाला देखने को मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो है 100 से 150 सेंटीमीटर। अब मैदानी क्षेत्र कहने का तात्पर्य कौन सा हो गया, जैसे कि पूरी तरह से देखेंगे उत्तर बिहार वाला हिस्सा हो गया, आपको जैसे कि दरभंगा नजर आएगा, मधुबनी नजर आएगा, समस्तीपुर नजर आएगा, वैशाली नजर आएगा, बेगूसराय भी ले सकते हैं उसमें, आप मुजफ्फरपुर को रखिए आप उसमें, ये सारा पटना का भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल कीजिए, ये सारा जो होगा मैदानी भाग वाला हिस्सा आ जाएगा। उत्तर पूर्वी भाग के एक सीमित प्रदेश में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। अब ये एक सीमित प्रदेश क्या है, तो इसका नाम है किशनगंज। देखिए इस तरह से पढ़ते हैं क्योंकि वहां क्या लिखा हुआ है और उसका कहने का क्या मतलब है किताब का, वह आपको डिकोड करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले ना बिटवीन द लाइन स्टडी करते हैं। तो क्या हो गया, सीमित प्रदेश किशनगंज में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, इसीलिए किशनगंज सबसे अधिक वर्षा वाला डिस्ट्रिक्ट बिहार का माना जाता है। राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा जो है घटती रहती है। अब बिहार राज्य का मैप अगर आप ये देखें, कुल मिलाकर के एक रफ मैप है, अगर देखेंगे यहाँ नॉर्थ साउथ हो गया, ये वाला हिस्सा जो पड़ गया वह आपका वेस्ट हो गया, यह वाला हिस्सा जो हो गया ईस्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया है उसको ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पर ताकि दिक्कत ना हो समझने में। राज्य में उत्तर से दक्षिण, तो जैसे जैसे ये जो एरिया पड़ता है उत्तर से दक्षिण हम पहुंचते जाएंगे, ये वाला हिस्सा यानी कि मिथिला छोड़ करके हम मगध वाले हिस्से में पहुंचते जाएंगे, तो दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम, ये जो किशनगंज वाला हिस्सा है इसको छोड़ते हुए इधर हम पहुंच जाएंगे, इधर बक्सर वगैरह तरफ निकल जाएंगे, तो इधर पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा जो है वह घटते जाती है। यहाँ पर जो अगर वर्षा देखेंगे तब भी घटेगा, यहाँ पर भी जो वर्षा देखेंगे वह भी आपको कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मामला समझ में आ रहा है किस तरह से चीजें हो रही है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज जिला में 248.6 सेंटीमीटर तक चला जाता है, यही किशनगंज की चर्चा किया गया। और राज्य में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिले में होता है। कुछ बुक में आपको औरंगाबाद ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ बुक में आपको और भी चीजें फैक्ट देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं एक बार मैप पर ले चलता हूं ताकि चीजें क्या कहना चाह रहा है बुक में ये आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने अलग अलग बुक देखा है और उसमें अलग अलग चीजें देखने को मिला है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाला पॉलिटिकल मैप चलते हैं, वहां से आपको डिस्ट्रिक्ट समझ में आ जाएगा, तो आप चीजों को सही से समझ पाएंगे। देखिए यहां पर देख लेते हैं, ये जो हिस्सा इसमें कहा गया कि औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा, लेकिन इस पूरे एरिया को आप इसमें शामिल कर लीजिए। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये सब दिखेगा कि कैमूर भी इसमें शामिल, बक्सर छोड़ दीजिए, कैमूर को ले लीजिए, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है यह एरिया जो पड़ जाता है
ये एरिया पठारी वाला भाग, यहाँ पर आपको वर्षा की मात्रा कम देखने को मिलेगा। मामला समझ में आ गया? राज्य में सबसे कम वर्षा यहीं देखने को मिलेगा। तो बताइए टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा हो सकता है और गर्मी यहाँ लगेगा ना, गर्मी का मौसम इसलिए इस जगह पे ज्यादा होता है। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो ऑलमोस्ट लगभग हमने आज ना सारी चीजों पर बात कर ही लिया है, ये चीजें भी आपका क्लियर हो गया। अब अंत में बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, ये जो बिहार राज्य है प्यारा सा, तो इसके विषय में समझिए। हिमालय की स्थिति तो हो ही सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हिमालय यहाँ पर है, तो हिमालय के वजह से और खास करके शिवालिक वाला हिस्सा मैंने कहा, तो उस वजह से ठंड के महीने में पाला पड़ने लग जाता है, आलू की फसल बर्बाद होता है। तो यहाँ से जो है, यहाँ से ग्लेशियर भी पिघलेगा, आएगा वहां से बारिश, तो नदियां हैं वह भी भरते जाएगी, उसके वजह से बाढ़ की समस्या भी होगा। तो एक हिमालय की स्थिति की वजह से काम होता है। बंगाल की खाड़ी से निकटता आप देख ही रहे हैं, मैंने कहा कि किस तरह से मानसून जो है वह बंगाल की खाड़ी के वजह से ही प्रभावित हो रहा है, इसलिए ये पूर्वी वाला जो हिस्सा है वहां पर अधिक वर्षा भी देखने को मिलेगा। कर्क रेखा की अवस्थिति होगा, कर्क रेखा के वजह से भी चीजें जो है, जैसे जैसे आप जाएंगे पोल के तरफ वैसे वैसे ठंड का माहौल भी बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो कर्क रेखा की अवस्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और फिर नॉर्वेस्ट एवं अन्य ग्रीष्मकालीन तूफान जो यहां पर आपको दिखेगा, जिसको मैंने काल वैशाखी बताया था ना, बिहार की स्थानीय भाषा में उसे काल वैशाखी कहा जाता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि वह पूछा जाता है एग्जाम में। एक जगह मैंने ये बताया था, आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो इस वजह से भी इसका असर देखने को मिलेगा, लू चलने की स्थिति देखने को मिलेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, इसकी क्रियाशीलता देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी यहाँ पर जो आपको पछुआ पवन, और पछुआ पवन कैसा, स्लो चलेगा, मंद पछुआ पवन, इसका प्रभाव भी इस पर देखने को मिलेगा। इसकी जो शाखा बट जाएगा, ये जो यहाँ पर कहा गया दक्षिण पश्चिम मानसून, तो इसकी जो शाखा बट के बंगाल की खाड़ी वाला शाखा होगा, जो कि यहाँ दर्ज किया भी गया है, तो इस वजह से भी इस पर प्रभाव ज्यादा पड़ता नजर आएगा। ये सारी चीजें जो है आपको कुल मिलाकर के अब समझ में आ गया होगा। तो आज जो हमने चर्चा किया है वह किस चीज को लेकर के चर्चा किया, बिहार की जलवायु को लेकर के, है ना। तो अगले लेक्चर में अब हम किसी फिर अगले टॉपिक के साथ आएंगे, ताकि आप लोग जो है उन चीजों को और बेहतर ढंग से समझ सके। तो आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरे लेक्चर के दौरान मैं कुछ कुछ बातें आपसे पूछता रहा हूं, कुछ कुछ फैक्ट, तो वह मुझे जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सही से पढ़ रहे हैं और जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं वह सही से आपको समझ में आ रहा है। आज के लेक्चर को यह खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।